Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स। लीगल करंट अफेयर्स आपके फेब्रुवरी मंथ के पार्ट 2 है ये। पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये किस वीडियोस किसको देखनी चाहिए बहुत बार बता चुके। लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो, जैसे कि DU PU, आपका क्लैट एग्जाम होगा, क्लैट दे रहे हो, एलेट दे रहे हो, स्लैट दे रहे हो, आप एनलैट दे रहे हो, आप MHCT का एग्जाम दे रहे हो, ये सारे ही सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब से हम करेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली न्यूज़ कवर, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करूंगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही हो, एंड बाकी मैं आपको बता दूंगी कि ये वाली जो पार्ट है इसमें कम इंपॉर्टेंट वाले। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं तो नहीं। मतलब दो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, एक तो करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, और एक करना चाहते हैं कि सब कुछ कवर हो जाए, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट वाला कवर कर रहा है। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं फरवरी का। अब लॉ स्टूडेंट हैं तो बहुत हेल्पफुल करेगा लॉ अंडरस्टैंड होने में, ठीक है ना, शॉर्ट के अंदर और डिटेल में भी, ठीक है ना। मतलब बहुत अच्छे से कहानी सुना दूंगी आपको। और एडवोकेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्लैट LLM वालों के लिए उनकी इंपॉर्टेंस कुछ और ही लेवल के पे है। तो क्लैट LLM वाले ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. तो एंटी लिंचिंग बिल्स, जो एंटी लिंचिंग बिल्स हैं वो 4 स्टेट्स ने हैं जो पास किए। एंटी लिंचिंग, लिंचिंग क्या होता है कि जब किसी को मार दिया जाए, टू किल समबडी फॉर कमिटिंग अ क्राइम, टू किल समबडी फॉर कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। अगर किसी ने क्राइम कमिट किया तो आप क्या करेंगे, उसको मार देंगे? नहीं, हम उसको पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। बट अगर उसको मार दिया जाए तो क्या बोलते हैं, उसको लिंचिंग बोलते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं 4 स्टेट्स एंटी लिंचिंग बिल्स लेके आए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसको ऐसे ऐसे पनिश करेंगे। वो कौन सी 4 स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, इसका नंबर 1 पॉइंट ही ये बनता है। देखिए, झारखंड लेकर आया है ये बिल, झारखंड एंटी लिंचिंग बिल्स, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, ठीक है। ये 4 का हम नाम नोट कर लेंगे नंबर 1 पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या है, गवर्नर के एसेंट चाहिए होते हैं। अब एक प्रपोजल, बिल को क्या है, एक प्रपोजल कि ये लॉ बना दो। बिल क्या है, प्रपोजल कि ये इसको लॉ बना दो। वो गवर्नर की एसेंट नहीं मिल रही है उसको, तभी वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, ठीक है ना। और यूनियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, पॉइंट नंबर 2 क्या नोट करना है यहाँ से, बाकी सब कुछ बेकार है। यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि लिंचिंग जो है ना इंडियन पीनल कोड में वो अलग से नहीं डिफाइंड, ये कवर होती है मर्डर वाले सेक्शंस में, ठीक है। ये पार्ट हमने नोट करना है कि लिंचिंग जो है उसके लिए अलग से कोई लॉ नहीं है। ये लिंचिंग जो है डिफाइंड ही नहीं है। लिंचिंग क्या लिखोगे, लिंचिंग नॉट डिफाइंड इन IPC, लिंचिंग नॉट डिफाइंड इन IPC, ठीक है। कवर्ड अंडर सेक्शन 300 and 302 ऑफ IP of murder which pertain to murder, 300 and 302 of IPC which pertain to murder। बस यहाँ से हमने यही समझना है इस न्यूज़ आर्टिकल से, ठीक है ना। यही 2 चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, मुझे एकदम से याद आ गया, अगर आपको नहीं पता, एग्जाम आयर पे जो मेरा नया चैनल है वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो डेली का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है वहाँ पे। आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, बहुत लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लिंक ऑफ द चैनल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एग्जाम आयर को भी और लॉगिरी को भी, दोनों को ही बहुत भर भर के प्यार दे। तो अब ये जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेम जो है जजमेंट का वो हम मार्क कर लेंगे, मतलब नोट कर लेंगे। क्या है इसमें, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ऑन 1 रैंक 1 पेंशन। अब सबको बताना चाहिए कि ओरोप क्या है। ओरोप क्या है, ओरोप की फुल फॉर्म क्या है, 1 रैंक 1 पेंशन की, जो सोल्जर्स एक रैंक से, ठीक है ना, जो सोल्जर्स के रैंक्स होते हैं, ठीक है, जो एक रैंक से रिटायर हुए हैं और उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस थी अगर वो सेम है तो उनको सेम पेंशन मिलेगी। इसको क्या है, ओरोप। तो सबसे पहले नेम ऑफ द जजमेंट, दूसरा हम ओरोप क्या है, ठीक है। तो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है ओरोप से लेके फॉर डिफेंस फोर्सेस वो सही है, करेक्ट डिसीजन,
तो हम अभी देखेंगे कि क्या डिसीजन है, ठीक है। 3-judge bench which went into the principles governing pensions and cut-off date said there is no legal mandate that pensioners who held the same rank must be given the same amount of pension, and the varying benefits that may be applicable to certain persons which would impact the pension payable need not be equalized। वो कहते कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो सेम रैंक से रिटायर हुए हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ पेंशन देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं ये वाला पार्ट सिर्फ आप नोट कर सकते हैं। और रोप का फुल फॉर्म क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो सेंट्रल का लॉ है वो बिल्कुल सही है। अब लॉ क्या है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, फटाफट से पढ़ेंगे। तो रोप आया कहाँ से, थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लेंगे ना तो तुम्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा, तो जल्दी से समझेंगे। तो रोप बाय एक्स सर्विसमैन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस वाज इनिशियली एग्जामिन्ड बाय पार्लियामेंट इन 2010-11। On 19 December 2011, the Rajya Sabha Committee on Petitions presented its 142nd report on the petition praying for the grant of committee। तो कोश्यारी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोश्यारी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का। कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट ओरोप से डील करती थी, क्या करती थी, ओरोप से, डेल्ट विद आरोप। और आरोप क्या है, वन रैंक वन पेंशन। आरोप क्या है, वन रैंक वन पेंशन, है ना, ये हमें पता है। तो उन्होंने रेकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरोप, उसकी डिमांड उठी 2010-2011 में, और कोश्यारी कमेटी ने भी बोला कि हाँ ठीक है कि इम्प्लीमेंट कर दो आरोप। द कमिटी डिफाइंड आरोप एज अ यूनिफॉर्म पेंशन टू बी पेड टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर date of retirement, where any future enhancements in the rate of pension were to be automatically passed on to the past pensioners। अब यहाँ पे फोकस दे दिया ना तो समझ में आ जाएगा, ये यहाँ पे फोकस दे लो, दोबारा से पढ़ूंगी। क्या आरोप को क्या डिफाइन किया, आरोप क्या है, यूनिफॉर्म पेंशन, मतलब सेम पेंशन। पेंशन क्या होती है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं, जो मंथली पैसे दिए जाते हैं उनको कहते हैं, उसको कहते हैं पेंशन, ठीक है, जब रिटायर हो जाता है पर्सन, ठीक है। तो सेम पेंशन मिलेगी, सेम पेंशन मिलेगी किनको, जिनका रैंक सेम था, जिनका रैंक सेम था, प्लस लेंथ ऑफ सर्विस सेम थी, प्लस लेंथ ऑफ सर्विस सेम थी, ठीक है। और क्या कहा गया, ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन या ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन ऑफ रेट्स। ये पढ़ लेते हैं दोबारा से। द कमिटी डिफाइंड ओरोप एज अ यूनिफॉर्म पेंशन टू बी पेड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। वो जब मर्जी रिटायर हो, चाहे कोई 2000 में रिटायर हुए चाहे 2022 में, अगर उनका रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस सेम है तो उनको पैसे पेंशन सेम मिलेगी। वेयर एनी फ्यूचर इनहांसमेंट, अगर कोई अब इनहांसमेंट है, चेंज है, तो वो कैसे होगी, ऑटोमेटिकली। द रेट्स ऑफ पेंशन वर टू बी ऑटोमेटिकली पास ऑन टू द पास्ट पेंशनर्स। ये हम नोट कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नोट करेंगे। आरोप का मतलब ये है, ठीक है। द कमिटी नोटेड दैट आरोप वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टिल 1973 व्हेन द थर्ड अ डिसीजन टू रिवोक इट, ठीक है ना, टिल 1973 ये इम्प्लीमेंटेड था, उसके बाद इसको रिवोक कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। 2014 में जब नई सरकार आई उन्होंने कहा कि हम आरोप को लागू करेंगे दोबारा। तो सेकंड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट हो गया 1973 तक ये लगी, उसके बाद इट वाज रिवोक्ड, मतलब उसके बाद ये लागू नहीं करेगी। तो दोबारा लागू करने के लिए कब बोला गया, 2014 में। अब आगे देखते हैं। अब ये पिटिशन क्यों फाइल हुआ, पिटिशन इसलिए फाइल हुआ, चेंज इन द डेफिनेशन, चेंज होगी डेफिनेशन, ठीक है। चेंज क्या हो गई कि पहले क्या था, हमने क्या पढ़ा था, सेम रैंक, क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ मुझे, सेम रैंक प्लस सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म पेंशन प्लस ऑटोमेटिक इनहैंसमेंट, ये पढ़ा था हमने। तो गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट, इन्होंने पिटिशनर्स ने, तो जो सोल्जर्स थे वो कहते हैं अब जो है इन्होंने जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी, डेफिनेशन क्या कर दी, चेंज कर दी, क्या कर दी, वन रैंक मल्टीपल पेंशन। आरोप का मतलब क्या था, वन रैंक वन पेंशन। कहते इन्होंने जो है वो चेंजेस कर दिए हैं, और वो क्या चेंजेस कर दिए वो पढ़ते हैं। और तभी ये आए हैं कि ये जो पेंशन है वो क्या है, द पिटिशनर सबमिट दैट द डेविएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक रिविजन ऑफ रेट्स ऑफ पेंशन वेयर एनी फ्यूचर एनहांसमेंट टू द रेट्स ऑफ पेंशन आर ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन द पास्ट पेंशनर्स इज आर्बिट्री। क्या है, वो डिविएट करके क्या कर दिया, डेविएशन मतलब चेंज कर दिया रूल। पहले क्या था, ऑटोमेटिक इनहांसमेंट था, अब इन्होंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक इनहांसमेंट नहीं कहते, एवरी 5 इयर्स, एवरी 5 इयर्स होगा ये,
ये चेंज कर दिया, वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो चेंज कर दिया, ये ऑटोमेटिक इन्हांसमेंट जो है इसको चेंज करके क्या कर दिया, 5 years ऐड कर दिया, और ये वन ऑफ द मेजर रीजन बन गया चैलेंज करने का। तो देखें, अब ये हमें समझा रहा है सुप्रीम कोर्ट की क्या है, मेजर आरोप है क्या, पर हमने समझ लिया, फिर भी देख लेते हैं। रिटायरिंग फ्रॉम द सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, मस्ट रिसीव द सेम पेंशन, ठीक है। फ्यूचर इनहेंसमेंट ऑटोमेटिकली होंगी। ब्रिजिंग ऑफ द गैप ऑफ रेट ऑफ पेंशन प्रेजेंट एंड पास्ट प्रिजनर्स, पेंशनर्स, सॉरी नॉट प्रिजनर्स, इन सब्सटीट्यूशन ऑफ द अबव प्रिंसिपल। तो वो कहते हैं अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अब क्या चेंज लेकर आई, गवर्नमेंट कहती है द पेंशन ऑफ पास्ट पेंशनर्स वुड बी रीफिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द पेंशन ऑफ द रिटायरीज। तो वो कहते हैं 2013 का कैलेंडर देखा जाएगा, विद द बेनिफिट बीइंग इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2014। तो पास्ट पेंशनर्स की रीफिक्स होगी पेंशन, किसको देखकर, पेंशन ऑफ द रिटायरीज ऑफ कैलेंडर 2013। तो एक ईयर फिक्स कर दिया कि 2013 से पास्ट पेंशनर्स की फिक्स होगी। पेंशन इज टू बी रिविजिटेड फॉर all pensioners on the basis of the average of the minimum and maximum pension of persons who retired in 2013 in the same rank with the same। तो एवरेज निकालेंगे, मतलब फॉर्मूला चेंज कर दिया। इन द फ्यूचर पेंशन वुड बी रिविजिटेड एवरी 5 years एंड नॉट ऑटोमेटिकली। तो पंगा क्या पड़ा कि पहले तो ये था नहीं, ऑटोमेटिक वाला तो था ही नहीं, पहले क्या था, ऑटोमेटिकली पेंशन अपने आप इन्हांस हो जाती थी, और ये बेस भी नहीं था कि 2013 का एवरेज निकालेंगे पेंशन का और फिर देखेंगे। तो ये चेंजेस कर दिया, और इसी वजह से सोल्जर्स ने पिटिशन फाइल किया, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सोल्जर्स को क्या प्रॉब्लम थी, वो कहते हैं कि जो 2014 से पहले रिटायर हुए सोल्जर्स, उनकी तो पेंशन कम होगी, जो 2014 के बाद रिटायर हुए उनसे, ठीक है, और ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन नहीं होगी, तो जो बाद में रिटायर होंगे उनको प्लेस, जो पॉइंट ऑफ टाइम पर्सन हु हैव रिटायर प्रायर इन पॉइंट ऑफ टाइम, उनको डिसएडवांटेज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगी। बेसिकली वो कहते हैं सेम नहीं रहेगी, और आपका मतलब था 1 रैंक 1 पेंशन, अब वो सेम नहीं रहेगा। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है कि अगर सेम रैंक है तो सेम पेंशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, आप उसमें अपनी टांग ना अड़ाएं, ये बोला है, ठीक है। तो जजमेंट का नाम याद है, आरोप क्या होता है ये याद है, कब वो खत्म कर दिया गया था, और 2014 में कहा गया दोबारा लेकर आएंगे, और दोबारा लेकर आए, और जो चेंजेस थोड़े बहुत हैं कि ऑटोमेटिक नहीं होगा, 2013 को बेस रखा जाएगा, उसकी एवरेज पेंशनर्स की 2013 वालों की निकाल के फिर सेट करी जाएगी पेंशन, ठीक है। ये चेंजेस ले आ गए। सिमिलर इजी है, सिमिलर तो नहीं है, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं है, ठीक है ना। एलएलएम वाले जो मेरे बच्चे हैं वो इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो हरियाणा में एक लॉ पास हुआ, वो लॉ क्या है पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड अ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग कंट्रोवर्शियल स्टेट लॉ व्हिच प्रोवाइड 75 कितने परसेंट रिजर्वेशन, 75% रिजर्वेशन इन लोकल, फॉर लोकल यूथ इन प्राइवेट कंपनीज, ये लिख लेंगे, फॉर लोकल यूथ इन प्राइवेट कंपनीज, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जिनमें 30,000 से कम सैलरी है, तो ये हम पूरा का पूरा नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो क्या हुआ, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस लॉ पे स्टे लगा दिया, कहते कि स्टे कर दो इसको, स्टे मतलब रुक जाओ, इस पे ये आप अप्लाई अभी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिफ्ट कर दिया, क्या नहीं स्टे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते भाई, रीजन क्या दिया, ठीक है। लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर वाज प्रिज्यूम्ड टू बी लीगल एंड ऑर्डर ऑफ स्टे ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ शुड बी रीजन। वो कहते हैं कोई रीजन ही नहीं दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रीजन ही नहीं दिया, सिंपली स्टे लगा के रख दिया, ठीक है ना। The top court requested the high court to decide the writ petition filed by industrialists before it expeditiously, मतलब जल्दी जल्दी से decide करो within 4 weeks. The parties were directed not to seek adjournments, ठीक है। Meanwhile, the Supreme Court ordered state governments not to take any coercive steps against employers for violating Haryana State Employment for Local Candidates Act, industry body said in court, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये केस चल रहा है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हरियाणा में 75% कोटा किसके लिए, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए, हरियाणवीज के लिए, किस चीज में, प्राइवेट जॉब्स में, जहाँ पे 30,000 से कम पैसा दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है, इतना इतना ही याद रखना है, बाकी अपग्रेडेशंस या जो भी इनहांसमेंट्स या चेंजेस होंगी इस चीज को लेकर, जैसे जैसे आगे वाले महीनों की पढ़ेंगे न्यूज, पता चलता रहेगा, ठीक है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, क्या कहते हैं कि एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। द दिल्ली हाई कोर्ट SPMCIL प्रिंटेड द न्यू सीरीज ऑफ 2000-5000 नोट्स इन 2016। SPMCIL जो है वो अब प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटेड मतलब एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, को ऐसा नहीं कोई भी मुंह चक के अपना जा सकता है, नहीं। क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहां पे क्या होता है, मनी मिंट होता है, मनी प्रिंट होता है, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी बहुत जरूरी है। ये दिल्ली में लोकेटेड है। बैंक नोट्स मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरर हैज बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड प्लेस। बैंक नोट्स जो मैन्युफैक्चर करता है उसको क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड प्लेस। 1 इसकी फुल फॉर्म, 2 इसकी क्या करता है यहाँ पे, ठीक है। द 9 प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ SPMCIL वर बैंक नोट्स, वेयर बैंक नोट्स एंड अदर गवर्नमेंट पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑलरेडी प्रोहिबिटेड एरिया। जो 9 अदर प्रोडक्शन यूनिट्स है वो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड एरियाज। द 9 प्रोडक्शन यूनिट्स आर 4 इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स, 2 करेंसी नोट प्रेसेस, 2, ठीक है। ये according to SPMCIL's website, it is encouraged in the manufacture and production of currency and banknote security, engaged in, not encouraged, it is engaged in manufacturing of currency note, security paper, non-judicial stamp papers, postal stamp, stationery, passports इसमें है। तो हमें क्या याद रखना है बच्चों, हमें सिर्फ इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और अब ये प्रोहिबिटेड एरिया है और ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है करेंसी नोट्स। इतना ही नोट करना है, 3 पॉइंटर्स में कहानी खत्म। और ये भी कि न्यू सीरीज के 2016 के अंदर 2000 और 500 के नोट्स यहीं पे छपे थे, ठीक है। चलो अब घोटाले की बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चारा घोटाला। किसके बारे में, चारा घोटाला केस। और इसमें ये घोटाला किसने किया, ये किया चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने, जो बिहार के पहले चीफ, मतलब फॉर्मर पहले थे, ठीक है ना। तो उनका क्या किया उन्होंने, 139.5 करोड़ का घोटाला, डोरांडा ट्रेजरी केस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, डोरांडा ट्रेजरी केस। सब लिख लो, कितने का घोटाला, ₹139.5 करोड़ का घोटाला। हमारा देश गरीब नहीं है बच्चों, हमें पॉलिटिशियंस ने गरीब बना दिया, ठीक है। तो इतने का घोटाला किया इन्होंने। द 5th केस अगेंस्ट, मतलब पहले 4 केस का, उसमें भी द 5th केस है ये, इसमें कन्विक्टेड। अब कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रूव हो गया कि हाँ इसी व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया, इसी ने ये क्राइम कमिट किया, प्रूव हो गया, कन्विक्टेड, ठीक है ना। दिस केस रिलेट्स टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस इन पब्लिक मनी मेंट फॉर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स के लिए, जो कैटल्स होती हैं उनके लिए जो काम करना था वो पैसे यूज करने थे, ये वो खुद खा गए। चारा घोटाला, खुद चारा खा गए। कितने का, ₹139.5 करोड़ का। The further scam involved an elaborate network of officials from the Animal Husbandry Department across the districts of a united South Bihar, withdrawing funds amounting to ₹950 crore from the government treasury आफ्टर फर्निशिंग फिक्टिशियस बिल्स। क्या किया इन्होंने, इन महाराजाओं ने, बहुत सारे जो लाइन में थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेक बिल्स बनाए। फिक्टिशियस मतलब फेक बिल्स बनाए और कहा ये खर्चा हो रहा है, बट क्या हो रहा था, पैसे कहाँ जा रहे थे, अपनी जेब में। फॉर स्कैम टोटल कितने का है, ₹950 करोड़ का। और ड्रोंडा ट्रेजरी केस कितने का घोटाला है, 139.5। तो ये हम नोट कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार लालू प्रसाद यादव जो हैं, जो ब्लू में किया है, वो आपको नोट करना है। The scam surfaced in January 1996 after the Deputy Commissioner Amit Khare raided the offices of Animal Husbandry Department and seized documents that showed siphoning of funds by non-existent companies in the name of supplying fodder. क्या किया, वो कंपनीज बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जिनके नाम पे बिल्स बनाए हुए थे। वो कंपनीज तो लोगों के घर में थी, ये ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के। तो ये घोटाला किया, तो किसने पकड़ा, ये भी नोट कर लेते हैं। 1996 में पकड़ा किसने, डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे ने, ठीक है ना। तो खरे खरे हो गए, वो सौदा खरा खरा जो था उसमें खरा पता चल गया कि किसने किया, लालू प्रसाद यादव ने, ठीक है। ये इसमें कन्विक्शन हो गया इनकी, तो नोट कर लोगे ये सारा जो ब्लू में है। चलिए आगे चलते हैं, इनके और घोटालों के बारे में थोड़ा पढ़ ले। अब घोटालों के बारे में बात हो ही रही है। इन जुलाई 1997 मिस्टर प्रसाद resigned as CM and surrendered before a CBI court and was sent to judicial custody, beginning with the scam unearthed in the Chaibasa treasury, where Mr. Prasad, who held both the finance and animal husbandry portfolios, was awarded 5 years in jail. तो इनको चिबासा ट्रेजरी में 5 साल की सजा पहले से हो चुकी है। He was again awarded 3.5 imprisonment for siphoning ₹80 lakh from दियोघर ट्रेजरी, ठीक है ना। तो बहुत नाम है इनका, इन्होंने बहुत ज्यादा घोटाले किए। एक तो चाईबासा का किया, दियोघर का किया। इन 2018 he was again convicted for withdrawing money from डुमका ट्रेजरी। तो तीसरा हमारा डुमका के अंदर किया इन्होंने, और वहां पे 14 साल की सजा इनको सुना दी गई थी। द कन्विक्शन ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड हिम फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब ये सारे तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर
अगर चबासा और ये सबके नाम नोट करने कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है ये डिस्क्वालीफाई हो गए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन स्टेट असेंबली एज वेल एज पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया था बेरिंग कन्विक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 11 ईयर्स। इस 11 सालों के लिए जब जब कन्विक्शन होगी उससे 11 सालों तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स जजमेंट नीली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस along with Lok Prahari versus Union of India rule that member of parliament, member of legislative assembly, member of legislative council who is convicted of a crime and given 2 years imprisonment loses membership of the house with immediate effect। तो ऐसा हुआ था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है ना, वेरिन पहले क्या होता था, वो जब तक पहले क्या होता था, उससे पहले अगर कन्विक्शन हो भी गई, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता था यस ये कन्विक्ट है, तब तक नहीं मानते थे। बट लिली थॉमस में ये हुआ था। तो ऐसा है लालू प्रसाद यादव का सीन। ठीक है, 38 awarded death penalty in Ahmedabad serial blast case, special court terms it rarest of rare case। rarest of rare case क्या होता है, देखो जब लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई, डेथ सेंटेंस हो गई, तो कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। मतलब ऐसा नहीं है कि चलते फिरते केस में आप डेथ सेंटेंस दे दोगे। डेथ सेंटेंस का मतलब इस पर्सन को मार दिया जाए, ठीक है ना, चलते फिरते केस में नहीं दे सकते। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब उसने ऐसा खूंखार चीज करा है, ऐसा घटिया काम किया है कि इसको तो टांग देना चाहिए, तब आप दे सकते हो सजा। ठीक है ना, तो 38 को मिली है डेथ पेनल्टी। 38 लोग किस चीज में, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में। अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तो ये पढ़ लेते हैं, अ स्पेशल कोर्ट अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी टू 38 कन्विक्ट्स। कन्विक्टेड का मतलब प्रूव हो गया कि इसने ही ये ऑफेंस कमिट किया है। and sentenced 11 others to life imprisonment until death for the 2000। कब हुए थे, अब हमें ये एक तो नंबर याद करना है कि 38 को मिली है डेथ पेनल्टी। कैसे लिखेंगे, 38 डेथ पेनल्टी और 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लिख लिया, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पूरा लिखना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब, किस चीज के लिए, वाई 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट। बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट हुए थे इन विच 56 persons were killed and 200 injured। The court acquitted 28 accused। accused का मतलब क्या होता है, acquitted का मतलब क्या होता है, acquitted मतलब नहीं, couldn't be proved that he has committed an offense, कि इसी पर्सन ने offense commit किया, acquit हो गया। convict मतलब prove हो गया, acquit उसका उल्टा। accused मतलब लग रहा है इसी ने offense commit किया है। ठीक है ना, on February 8 when it delivered the verdict nearly 14 years after bombs went off across the city including at a hospital में भी इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। on Friday special court AR पटेल, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने प्रोनाउंस करी, AR पटेल ने, जो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मैं ब्लू कर दूं जो नोट करना है। एक तो 38 को डेथ कन्विक्ट्स हैं जिनको डेथ पेनल्टी हुई है, 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, 28 अक्यूज थे उनका एक्विटल हो गया। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, साफ कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने नोट करनी है। ठीक है ना, उसके बाद हमने और क्या नोट करना है, हमें नोट करना है उन जज का नाम जिन्होंने ये जजमेंट दी है। ठीक है, द कन्विक्ट्स वर मेंबर्स ऑफ इंडियन मुजाहिदीन एन आउटफिट फ्लोटेड बाय द ऑपरेटर्स ऑफ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन। किसके मेंबर्स थे वो, इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। दे वर ट्रेन टू कैरी आउट ब्लास्ट इन अहमदाबाद एज रेट्रीब्यूशन ऑफ द 2002 राइट्स इन गुजरात। ठीक है ना, 2002 का बदला लिया था इन्होंने, तो ये भी नोट कर लेंगे। द प्रोसिक्यूशन सॉट कैपिटल पनिशमेंट फॉर ऑल द 49 convicts in over 7,000 page judgment the court termed the case rarest of rare। ठीक है ना, तो ये हुआ 1 लाख दी जिनके बेचारों के लोग मर गए थे उनकी फैमिली को, 50,000 जो इंजर्ड हो गए थे, 25,000 जिनको माइनर इंजरीज आई थी। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रुप को वे बिलोंग करते थे इसलिए, और क्यों किया। 2002 में जो राइट्स हो रहे थे उसका बदला लेने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। कहाँ पर, अहमदाबाद में 2008 में। इंपॉर्टेंट है बहुत, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नोट कर। अब यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, DU वाले बच्चे हैं, वो ध्यान दें, MHCT वाले ध्यान दें, स्लैट वाले ध्यान दें, और ALET वाले भी ध्यान दें। क्लैट वालों को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 302 किससे डील करता है, मर्डर से। 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। ठीक है, तो ये हमें नोट करने हैं क्योंकि वो उठा लेते हैं ऐसे और पूछते हैं बताओ ये सेक्शन IPC का क्या कहता है, इंडियन पीनल कोड का, नोट कर लेंगे।
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि मतलब जिसपे शक है कि ये कुछ कर सकता है उल्टा, उसको उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है यूएपीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये जो यहाँ पर है ये सबको पता होना चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्विक्ट्स अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस इन अ क्रिमिनल केस, ठीक है। ये पहला ऐसा केस है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्विक्ट्स जो हैं जिनको डेथ सेंटेंस की सजा मिली है। अर्लियर द हाईएस्ट नंबर ऑफ 26 कन्विक्ट्स वर अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी इन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन केस बाय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम ऑपरेटिव्स, ठीक है ना। ये केस अब बन गया। पहले कौन सा था? राजीव गांधी के केस में, उनके असैसिनेशन के केस में 26 कॉन्विक्ट्स थे, बट अब यहाँ पे ये केस बन गया है जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का केस है 2008 का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं नोट करवाना चाहती थी। SC for mediation among states to settle Krishna water dispute. Top court tells Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka to resolve the issue. तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना वो ये बनता है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। चलो लिखो हेडिंग अपने नोट्स में, ठीक है। और इसमें किस किस का डिस्प्यूट है? सबसे पहले तो ये आंध्र प्रदेश का डिस्प्यूट है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में से कौन सी स्टेट निकली? तेलंगाना, तो वो भी अब इस डिस्प्यूट का पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद और किसका है? महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनका ये डिस्प्यूट है। इन 4 स्टेट्स का ये डिस्प्यूट है, नॉट डिस्प्यूट्स है। लिख लिया ये? तो पढ़ लेते हैं अब क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट इन 4 स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है ना। The Supreme Court asked if the states of Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka could amicably settle their quarrel over allocation of Krishna river water, ठीक है ना। किसको कितना पानी मिलना चाहिए ये इसलिए लड़ रहे हैं। मिस्टर दीवान however said some of the questions involved, तो वो कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो जज ही डिसाइड कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपको बेंच दे देंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि DY चंद्रचूड एंड AS भोपाना which was earlier असाइन द केस हैड बोथ रिक्यूज्ड, मतलब वो कहते हैं कि हम नहीं सुन सकते बिकॉज जो जस्टिस चंद्रचूड हैं वो महाराष्ट्र से हैं और जस्टिस भोपाना जो है वो कर्नाटका से। वो कहते हैं इन दो और ये दोनों स्टेट्स इन्वॉल्व है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से जजेस ने कह दिया भाई हम नहीं सुनेंगे ये, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हैड सीन वर्बल बैटल्स अमंग द स्टेट्स विद तेलंगाना सबमिटिंग दैट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन। तो वो आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कि कर्नाटका जो है वो कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कर्नाटका बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी जो वो ओशन में वेस्ट जा रहा है। तो ये इनका अभी इसमें से हमें कुछ नोट नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए था। ये नोट कर लो और स्टेट्स का नाम तो मैंने तुम्हें बता दिया और आगे हम इसकी बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब ये कहते हैं 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल KWDT जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वो बनी, ठीक है, 1969 में, ठीक है, अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। मतलब बहुत सारी स्टेट आपस में लड़ रही है, हरियाणा पंजाब लड़ रहे हैं SYL के लिए, सतलुज के पानी के लिए, बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स हैं। तो ये है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ये ट्राइब्यूनल बनाया गया और 1973 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 1969 में बनाया गया, 1973 में रिपोर्ट सबमिट करी। एट द सेम टाइम इट वाज स्टिपुलेटेड दैट KWDT ऑर्डर में बी रिव्यूड और रिवाइज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल एनी टाइम आफ्टर 31 मई 2000। तो यहाँ तक का इन्होंने कलेश जो था वो खत्म कर दिया। तो ये हम नोट कर लेंगे कि इसके यहाँ तक, इसके बाद आफ्टर 31 मई 2000 ही कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 2000 चेंज इन डिसीजन, ठीक है ना। उसके बाद द सेकंड KWD वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2004, ठीक है। सेकंड KWD कब बनी? KWDT 2004 में। डिलीवर कब करी? रिपोर्ट इन 2010 which made allocations of Krishna water at 65% dependability and for surplus flows as follows, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ऐसे करी, 81 दिया महाराष्ट्र को, 177 कर्नाटका को, 199 आंध्र प्रदेश को। तब तक तेलंगाना स्टेट नहीं बनी थी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इससे कतई खुश नहीं था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दिया। उसके बाद 2013 में एक और KWDT इशूड फर्दर रिपोर्ट विच वाज अगेन चैलेंज बाय आंध्र प्रदेश। 2013 में एक और रिपोर्ट आई, वो किसने चैलेंज कर दी? आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में। आफ्टर क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हैज आस्क्ड द तेलंगाना बी इंक्लूडेड एज अ सेपरेट पार्टी एट द KWDT एंड दैट द एलोकेशन ऑफ कृष्णा वाटर्स टू बी रीवर्क्ड अमंग 4 स्टेट्स। अब जब तेलंगाना बनी तो आंध्र प्रदेश कहता मैं क्यों अपना पानी इनको दूं, बाकी सब स्टेट्स भी मतलब चारों स्टेट्स के अंदर दोबारा रीवर्क करा जाए, ठीक है।
relying on section 89 the Andhra Pradesh State Reorganization Act 2014, तो 2014 के अंदर जब तेलंगाना बना तो ये नया सीन खड़ा हो गया. For the purpose of this section, it is clarified the project specific awards already made by the tribunal on or after the appointed day shall be binding on the successor states. ठीक है ना. तो जो भी वो बनाया हुआ है, जो भी रूल्स दिया है, तो जो सक्सेसर स्टेट्स हैं उनके लिए वो बाइंडिंग होंगे. ठीक है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 262 के अंदर बताता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं जो उनकी बात करी गई है. तो उसके अंदर पार्लियामेंट ने 2 एक्ट्स बनाए हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट. तो बेसिकली ये इनकी बैकग्राउंड है कि जब तेलंगाना निकल गया तो आंध्र प्रदेश कहता है अब दोबारा रिवर्क करो, पहले से तो इश्यूज चल ही रहे थे, तो अब क्या कह रहे हैं कि ठीक है अब आप बैठिए, बातचीत करिए और ये डिस्प्यूट सॉल्व करिए. ठीक है ना. ये जजमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नो जेंडर कैप इन ऑर्केस्ट्रा बार, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन महाराष्ट्र लॉ लिमिटिंग द नंबर ऑफ वुमेन म्यूजिशियंस. ठीक है. तो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ क्या हुआ इसके अंदर. महाराष्ट्र एक लॉ लेके आया कि जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब जो हम शादियों में जाते हैं वहाँ पे वो गाना बजाते हैं, डांस करते हैं, कोई गाना बजा रहा है, कोई गा रहा है, तो डिफरेंट काम करते हैं. तो उसके अंदर वो कहते हैं कि 4 लड़कियां होंगी, उसके बाद जितने भी लोग, सिर्फ 4, एक ऑर्केस्ट्रा का जो बैंड है उसके अंदर 4 लड़कियां हो सकती है, उससे ज्यादा लड़कियां आप नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए. अब मुझे नहीं समझ में आया 4 लड़कियों की सेफ्टी क्या सीन क्या बनता है ये. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया. अ महाराष्ट्र लॉ लिमिटिंग द नंबर ऑफ वुमेन म्यूजिशियंस इन मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. वो कहते हैं कि ये तो दिखावा कर रहे हैं सेफ्टी का, कि ये वुमेन की जो राइट्स है उनको काट रहे हैं. वुमेन्स एस्पिरेशन इन गाइज ऑफ कीपिंग देम सेफ. If the government was really concerned about women's safety, the court said in a judgment it should run the extra mile and provide them with conducive working environment rather than entombing their aspirations. वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि वुमेन की सेफ्टी के लिए हम उनको कह रहे हैं कि आप ये काम ही मत करिए. इंस्टेड आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि वो वर्क कर सके, शी कैन वर्क, ना कि आप उनका गला घोट दें, आप उनकी एस्पिरेशंस खत्म कर दें. आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने. अ बेंच ऑफ जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड एस. रविंद्र भट्ट सेड पैटर्नलिज्म क्या होता है? द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पीपल एंड अथॉरिटी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दोज सबॉर्डिनेट टू और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन देम इन देयर सुपोज्ड इंटरेस्ट. ठीक है ना. कि उन लोगों की जिनके पास अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने उसके ऊपर से डिपेंडेंट ऑन देम इन देयर सपोज इंटरेस्ट, उनको झाड़ देना अपने से. ठीक है. हैड नो प्लेस इन अ टाइम व्हेन एक्सक्लूसिव मेल बैस्टियंस सच एज द आर्म फोर्सेस वर ओपनिंग अप फॉर वुमेन. वो कहते हैं कि इवन आर्म फोर्सेस, एनडीए का एग्जाम अब लड़कियां भी दे सकते हैं, उनकी भी भर्ती होगी. ठीक है ना. द महाराष्ट्र लॉ मैंडेटेड दैट ओनली 4 वुमेन म्यूजिशियंस कैन प्ले इन ऑर्केस्ट्रा. तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितना नंबर बोला था. 4 वुमेन भी सिर्फ प्ले कर सकते हैं ऑर्केस्ट्रा में. द अदर 4 शुड बी मेन. तो ये हम नोट कर लेंगे. ठीक है. Asked for an explanation, the Supreme Court asked for an explanation. The rule was made to protect the women from sexual advances of customers. It explained that the orchestra bars were formerly dance bars. The women who now perform as orchestra artists had worked in the dance bars. They were made to do obscene dance moves and forced into sexual explicit acts with customers. ठीक है ना. तो वो कहते हैं कि हम तो इनकी भलाई के लिए कह रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. नेम ऑफ द केस क्या है? होटल प्रिया प्रोप्राइटरशिप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो आप ये नोट कर लेंगे, सिर्फ ये 4 वाला नोट करना है और ये हेडलाइन. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो सबसे पहले तो PMLA, इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMLA. तो वो आपको बताना चाहिए क्या है फुल फॉर्म PMLA की. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये है. ठीक है. ये अब पढ़ लेते हैं. द एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 2002 इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट इंक्लूडिंग द वेना कन्वेंशन टू कॉम्बैट एंड menace of money laundering, dealing primarily with money laundering related to crimes involving drugs and narcotics. तो ये क्या कह रहे हैं? अब कोई ड्रग्स का काम कर रहा है, ठीक है ना, अब उसके पास मनी आ रहा है, तो वो मनी को है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है. मान लो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया उसने, ठीक है, या फिर कुछ खरीद लिया, ज्वेलरी खरीदी या कुछ खरीदा उसका, ठीक है ना, एक एसेट बना लिया उसका. ठीक है. तो वो ये क्या है? जो ड्रग्स का जो पैसा है वो क्या है? गलत पैसा है. तो ईडी का काम क्या होता है? जो इसके अंदर एक जो डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. क्या नाम है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. तो ये लिख लीजिए क्या आते हैं इसके अंदर? इन्फोर्समेंट
डायरेक्टोरेट, ठीक है ना। ये क्या करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले कि जो ऐसा ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है और जो पैसा है, जो ये सारी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी होती है वो या कुछ भी एसेट होता है वो किसका माना जाता है, गवर्नमेंट का। तो ये क्या कर लेती है, उनको जो है वो हड़प, मतलब गवर्नमेंट वो ले लेते हैं, पीएमएलए वाले ले लेते हैं। तो पहले इनको ढूंढना पड़ता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने ड्रग्स के ड्रग के पैसे से बनाई है, और फिर वो टेक ओवर कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो आर्टिकल है इसमें क्या बात करी गई है, इसमें कह रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं इस लॉ का, पीएमएलए का जो लॉ है उसका मिसयूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, द unease about the law has become so rife that a bunch of petitions filed by people across the country have questioned the almost blanking powers given to ED for search, seizure, investigation and attachment of assets considered to be proceeds of crimes listed under the PML. proceeds of crime, तो यहाँ पे जो एक्ट में वर्ड यूज किया गया वो क्या किया गया, proceeds of crime, कि जो मनी ड्रग्स के थ्रू या गलत कामों के थ्रू कमाया गया है और उसके बाद उसको किसी चीज में एसेट बनाने में इन्वेस्ट किया गया है, तो वो जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम किसके हैं, वो सरकार के हैं, उसको वो सीज कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो है वो गलत काम, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पावर है, जो ईडी की पावर है, जो डिपार्टमेंट पीएमएलए के अंडर आता है, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम रीसेंट केसेस देखें पीएमएलए के अंदर, तो चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनके नेफ्यू पे हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को पकड़ा गया, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के नेफ्यू को पकड़ा गया, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टीज हैं, उनको अटैक करने के लिए यूज किया जा रहा है। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स रेज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट सेड द नेशनल इकोनॉमी इज द अल्टीमेट विक्टिम ऑफ दिस क्राइम, द ऑफेंस अफेक्ट्स एवरी सिटीजन। तो कोर्ट क्या कहता कि करा तो है ना उन्होंने, तभी पकड़ रहे हैं। तो for the has argued that assets of genuine victims have been attacked, the ED could just walk into anybody's house. In all this, the fundamental purpose of PMLA to investigate conversion of illegitimate money into legitimate money is lost. तो वो कहते हैं कि गलत जो सही बंदे हैं उनको भी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उनकी भी गर्दन पकड़ रहा है। तो ये चीज बोल रहे हैं, तो हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस याद रखना है पीएमएलए की फुल फॉर्म क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसके अंडर आता है, और ये क्या करता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब जो ड्रग्स या जो गलत काम कर कर पैसा कमाया गया है, उसके बाद जो एसेट्स बनाए गए हैं वो ये अपने उसमें लेता है। पिटिशनर्स पॉइंट, जो ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर में क्या होता है, सब कुछ मेंशन किया होता है, ये हुआ, ऐसा हुआ, सारी स्टोरी। तो ये जो स्टोरी लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं सारी स्टोरी, किसमें, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ECIR, ये नोट कर लो इसकी फुल फॉर्म। An equivalent of the first information report is considered an internal document and not given to the accused. तो एक प्रॉब्लम क्या बताया इन्होंने कि जो जिसमें सारी कहानी लिखी हुई है कि हमने इसको क्यों पकड़ा है, इसकी प्रॉपर्टी क्यों हमने सीज करी है, वो जो है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो नहीं दिया जाता। तो ये गलत है, तो ये नोट कर लीजिए। अब they have argued that ED treats itself as an exception to principle and practices of criminal procedure law and chooses to register an enforcement case information report. ठीक है, throughout this procedure the accused does not even know the facts, the allegations against him. The only document which contains the allegation is ECIR, which is not supplied to the accused. तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये है जो आपका ED PMLA है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा इसके बारे में। अब पैनल ऑन AFSPA क्या, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, इसके अंदर तो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट था नागालैंड में, तो ये मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है AFSPA है क्या। तो AFSPA वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है, जहाँ पे मिलिट्री के साथ कुछ लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और तो वहाँ पर लगाया जाता है, और वहाँ पे क्या कहा जाता है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया जो बोल दिया, तो वहाँ पे आर्मी की जो पावर्स है वो बढ़ जाती है। आर्मी किसी को भी सर्च कर सकते हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं, तो बहुत पावर्स मिल जाती है AFSPA में। तो मॉन डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, आर्मी का जो एक ऑपरेशन था वो फेल हो गया, गलती से उन्होंने सिविलियंस पे गोलियां चला दी, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर। एंड फिर एक कमेटी बनाएगी, 6 मेंबर कमेटी बनाएगी, जिसके हेड कौन है, ये मैं इसलिए न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि AFSPA पे जो कमेटी बनी उनके हेड कौन है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विवेक जोशी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट कर लेना है। ओके,
द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी क्या है? जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनको पकड़ती है, जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनको पकड़ती है। देखिए अब यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है? जो ड्रग्स को बेचकर एसेट्स बनाए होते हैं उनको कौन अपने उसमें कब्जे में लेता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या करता है? वो पकड़ता है ऐसे लोगों को जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। चेकिंग होती है कि देखते हैं कि ड्रग्स तो नहीं कोई कैरी कर रहा, ठीक है ना। क्या लॉन्च किया इन्होंने? ड्रैकाथॉन, ड्रग से ड्रैकाथॉन क्या है? फॉर साइबर एक्सपर्ट टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू अनरेबल द एनोनिमिटी ऑफ मार्केट्स इन द डार्क वेब। तो डार्क वेब क्या होता है? तो डार्क वेब होता है कि कुछ वेबसाइट्स तो हैं जो हम असेस कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ये सब कुछ हो गया। एक डीप वेब होता है। डीप वेब क्या होता है? उसका इंटरनेट असेसिबल ओनली यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक द अनियन रूटर, ठीक है, विच स्टैंड फॉर इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। मतलब ये सीक्रेट वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप असेस ऐसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से नहीं कर सकते, स्पेशल सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो, वो होता है डीप वेब, जिसको हम डार्क नेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब डार्क नेट वाली वेबसाइट से ट्रेड होता है, ठीक है, ड्रग्स का। तो उनको पकड़ने के लिए ड्रैकाथॉन जो है, द कॉम्पिटिटर्स विल हैव टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन बेस्ड ऑन क्रॉलिंग ऑफ डार्क वेब टू आइडेंटिफाई एंड कैटलॉग डार्क नेट मार्केट सेलिंग ड्रग्स विद अ मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली ऐड न्यू मार्केट्स एंड ड्रॉप। तो क्या है, इनको क्या करना है? इनको एक मैकेनिज्म बनाना है। ये कॉम्पिटिशन है ड्रैकाथॉन, किसके लिए है? फॉर साइबर एक्सपर्ट्स टू, कि वो जो डार्क वेब में जो मार्केट्स हैं ड्रग्स की उनको पकड़ा जा सके। तो क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कैटलॉग डार्क नेट मार्केट सेलिंग ड्रग्स विद अ मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली ऐड न्यू मार्केट्स एंड ड्रॉप इनएक्टिव वन, आइडेंटिफाई ड्रग ट्रैफिकर्स बेस्ड इन इंडिया एंड द ड्रग्स ऑन सेल एंड डिजिटल फुटप्रिंटिंग ऑफ एक्टिव ड्रग ट्रैफिकर्स, ठीक है ना। तो ऐसा सा कुछ बनाना है उन लोगों को। तो ड्रैकाथॉन ड्रग्स से रिलेटेड साइबर एक्सपर्ट्स जो डार्क वेब पे लोग ये कर रहे हैं, ठीक है ना, जो ये सेल ट्रेड परचेजिंग और सेलिंग कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज recommended a ban on 54 Chinese mobile applications including the popular game Garena Free Fire over concerns related to privacy and national security। तो फ्री फायर ये बहुत ही फेमस गेम है, ठीक है, तो इसको बैन लगा दिया गया है। इन 2020 टिकटॉक पे बैन लगा दिया गया था। न्यू रूल्स फॉर किड्स ऑन टू व्हीलर्स, जो किड्स टू व्हीलर्स पे हैं उनके लिए न्यू रूल आ गया। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज नोटिफाइड अ न्यू सेट ऑफ रूल्स फॉर चिल्ड्रन विच आर अंडर द एज ऑफ 4 मस्ट वियर, अंडर द एज, जो 4 साल से अंडर द एज ऑफ 4, उनको क्या करना है? हेलमेट डालना जरूरी है एंड सेफ्टी वेस्ट व्हेन राइडिंग अ टू व्हील्ड व्हीकल, ठीक है ना। अंडर द एज ऑफ 4 के लिए क्या जरूरी है? हेलमेट और सेफ्टी वेस्ट। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स द स्पीड ऑफ मोटर व्हीकल्स कैरिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 4 हैज बीन लिमिटेड टू 40 किलोमीटर पर आवर। उससे ज्यादा की स्पीड नहीं चल सकते। किसके लिए? टू व्हीलर्स के लिए। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो वेयर अ सेफ्टी वेस्ट टू सिक्योर्स देम टू द ड्राइवर। तो एक बेल्ट होगी जो ड्राइवर के साथ में उसको बांध दी जाएगी। द ड्राइवर एंड द पायलट राइडर wear safety harness so that child can be fastened securely to the driver by attaching the straps to the back of the vest and crossing the straps to form two large cross over। तो वो बांध दिया जाएगा। तो ये रूल निकाला जा रहा है और जल्द ही लागू हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ यूनियन लॉ सेक्रेटरी एज हाईकोर्ट जज। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूनियन लॉ, द फर्स्ट यूनियन लॉ सेक्रेटरी टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द हाई कोर्ट, ठीक है ना। उनका नाम क्या है? अनूप कुमार मेहंदी रता, ठीक है ना। तो नाम नोट कर लेंगे। ही वॉज पहले कौन से? करकरडूमा कोर्ट में जज थे। जज पहले वो कोर्ट में जज थे तो वो यूनियन लॉ सेक्रेटरी लगे। वो पहले ऐसे जज बने, ठीक है ना, जिनको यूनियन लॉ सेक्रेटरी बनाया गया और फिर यूनियन लॉ सेक्रेटरी से वो हाई कोर्ट के जज बने, ठीक है ना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, कमेंट करके बताओ कैसा लगा सेशन, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट more sessions, redo more research and everything. That's it. Logity signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.